चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं। लखनऊ से खबर है। लखनऊ में बीजेपी सोशल मीडिया सेल की कल दोपहर 12 बजे बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ अमित मालवीय भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि साइबर सेल में करीब 500 वॉलंटियर्स आएंगे। आज रामनवमी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर प्रांगण में पूजा और अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल हुए और रामलला की आरती भी उतारी। सीएम ने अयोध्या से अन्न योजना की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़े और उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण किया गया। आपको बता दें कि लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी किए गए झोलों में राशन वितरित किया गया। तो हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। फतेहपुर, झांसी, अयोध्या, मथुरा, जहां पर राशन वितरित किया गया। लाभार्थियों को 5 किलो झोले में राशन दिया गया। अन्न महोत्सव का आगाज पूरे उत्तर प्रदेश में देखा गया। तस्वीर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जगह जगह अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिए। सूबे में बेरोजगारी, तेल की बढ़ती कीमतों, किसान कानून और अन्य कई मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकाली और इस यात्रा का आगाज छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पूर्व केंद्रीय मंत्री और ब्राह्मण नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर हुआ, जिसके अपने आप में बहुत मायने हैं। आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा के जरिए सत्ता में वापसी की तैयारी की है। इसके लिए लखनऊ में सपा ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की। अखिलेश ने रैली की शुरुआत के लिए छोटे लोहिया और ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि और उनके पार्क को चुना। उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाता सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। उसका इस इच्छा का सम्मान करते हुए श्री अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है, वो उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाने में सक्षम और योग्यता वाला उनका व्यक्तित्व है जो सबके साथ न्याय होगा, सबका विकास होगा, झूठ का नाश होगा और जो अवरोध पैदा हुआ है विकास के रास्ते में भाजपा सरकार के जरिए, वो समाप्त हो जाएगा। साइकिल यात्रा के आगाज से पहले ही अखिलेश ने तीखे तेवर दिखाते हुए सत्ता पक्ष को ललकारते हुए घेरा और साफ इशारा कर दिया कि विधानसभा चुनाव जितना आसान समझा जा रहा है, असल में उतना आसान है नहीं। यात्रा से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने एक एक कर सत्ता पक्ष को हर मुद्दे पर घेरा और बड़ा दावा भी किया। इतना बड़ा दावा कि सत्ता पक्ष का सर चकरा जाए। अखिलेश ने कहा, हम अब तक 350 कहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि हो सकता है हमें 400 सीटें मिल जाएं। जिन परिवारों के सदस्य, जिन परिवारों ने खोए हैं, उनकी दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। वो परिवार आज भी बिखरे हुए हैं। आज भी उन परिवारों के बीच में दुख है और इस सरकार ने उनकी जरूरत पड़ने पर कोई मदद नहीं की। जहां दवाई का इंतजाम हो जाता, बिस्तर का इंतजाम हो जाता, हॉस्पिटल्स में बेड का इंतजाम हो जाता, ये सरकार नाकाम रही और ऑक्सीजन जिससे जान बच जाती, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है
कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। डीएनए को लेकर के मैंने सुना है, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए लैपटॉप नहीं बांटा। जिस तरीके से 4.5 साल में आपने मुख्यमंत्री जी को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने लगाए थे, आज भी पूरे नहीं हो पाए। आज एक नई चीज उन्होंने जानी है, किस बायोलॉजिस्ट से मिले, किस डॉक्टर से मिले, मुझे नहीं पता है। शायद वो डीएनए भी नहीं जानते होंगे, आखिरकार डीएनए क्या है, और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि वो जहां कहीं भी हो, आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछिए डीएनए क्या है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक बार फिर ताकत दिखाई है, जिसकी बयार आज हर जिले में देखने को मिली। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा निकाली और लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद साइकिल नहीं बल्कि आंदोलन का हैंडल थामा। इस दौरान अखिलेश ने एक नया नारा भी दिया, यूपी का यह जनादेश, आ रहे हैं अखिलेश। खैर ये तो वक्त बताएगा कि आज सूबे की सड़कों पर घूमा सपाई साइकिल का चक्का सपा को कितना वोट दिलाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अखिलेश के दावों ने आज सत्ता पक्ष को अपने समीकरण के गणित पर एक बार फिर से गौर करने पर मजबूर कर दिया है। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। वहीं राजधानी लखनऊ के डालीगंज से शहीद स्थल तक कैंडल मार्च निकाला गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालते हुए दिल्ली में नाबालिग बच्ची के साथ हुई बलात्कार की घटना के विरोध जताया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा। बलरामपुर अस्पताल में कोरोना के 13 संक्रमित मरीज मिले। संक्रमितों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले। आपको यह भी बता दें कि अस्पताल के गेट पर हो रही एंटीजन टेस्ट में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं संक्रमितों की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जाएगी। दरअसल इससे पहले लखनऊ में बुधवार को 17 नए केस सामने आए थे। 17 में 13 सिर्फ बलरामपुर अस्पताल में ही मिले थे। लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले रफीक को अलीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस आरोपी रफीक नाम के युवक से पूछताछ कर रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले अलीगंज में स्थित हनुमान मंदिर के पास धमकी भरा पत्र मिलने के बाद मंदिर के कर्मी ने केस दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। खबर उन्नाव से है। उन्नाव में एक धर्मांतरण करने का मामला सामने आया, जिसमें लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि 3 दिन पहले युवक लड़की के घर पहुंचा और बेटी के सहयोग से चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर उसे लेकर फरार हो गया। वहीं बेटी के घर में न मिलने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। शादी की सूचना पर हिंदू संगठनों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हाथ सौंप दिया। ललितपुर क्षेत्र में सीओ सिटी इमरान अहमद और आबकारी के नेतृत्व में एक टीम ने ललितपुर सदर कोतवाली अंतर्गत मऊ माफी क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान आबकारी, पुलिस और राजस्व के कर्मचारी सम्मिलित रहे। मौके पर करीब 350 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद कर हजारों लीटर लहान नष्ट कर दिया गया। भट्टियों को भी तोड़ा फोड़ा गया। वहीं अवैध शराब के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ललित ने निर्देश के बाद अवैध शराब अड्डों पर कार्रवाई कर जिले में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने कई लीटर शराब और शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया है।
मौजूदा समय की सरकारें ये बात समझ चुकी हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाकर ही एक सशक्त समाज बनाया जा सकता है। यही प्रमुख कारण है कि देश में विकास की गति को रफ्तार देने के लिए महिलाओं की अहम भूमिका है। गाजियाबाद की मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को बखूबी धरातल पर उतारने का काम कर रही हैं। वे सहायता समूह के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं में समाज को नई दिशा दिखाने और परिवर्तन लाने की क्षमता है। शायद यही वजह है कि देश में विकास की गति को रफ्तार देने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिहाज से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति चला रही है। गाजियाबाद की मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को बखूबी धरातल पर उतारने का काम कर रही हैं। अस्मिता लाल ने लगातार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर आर्थिक तौर पर मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया है। अस्मिता लाल ने रूट सेट संस्था के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड बनाने की ट्रेनिंग दिलाई, जिसके बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड खुद बना रही हैं। इस ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड का नाम नीरा दिया गया है। जनपद गाजियाबाद में स्वयं सहायता समूह जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत कॉटन सैनिटरी इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक पैड्स का निर्माण किया गया है, जिनका नाम नीरा दिया गया है, क्योंकि एक महिला अपने मेंस्ट्रुअल लाइफ में 200 किलो के आसपास वेस्ट जनरेट करते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और वो उससे एनवायरनमेंट को काफ़ी क्षति पहुंचती है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का हमने आह्वान किया है। अस्मिता ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तकरीबन 3 दर्जन महिलाओं से ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड बनवाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवा रही है। कहते हैं नारी नीर से निर्मल सहज स्वीकार ही नहीं है, अगर वो वेग बन जाए धरा पर धारा जमती है। यानी कि महिला अगर अपनी क्षमताओं को पहचान ले तो क्या नहीं कर सकती। गाजियाबाद से जनता टीवी के लिए हैदर और डेस्क से अमनप्रीत की रिपोर्ट। लखनऊ में तहसीनगंज के बेबी मार्टिन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच हाई स्कूल में मार्क्स को लेकर विवाद हो गया। स्कूल में स्टूडेंट्स के पूछने पर मैनेजर ने उन्हें गाली देकर भगा दिया। वहीं स्कूल प्रशासन पर छात्र छात्राओं ने 11वीं कक्षा के एडमिशन न लेने पर मार्क्स कम करने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। ये हुआ है कि इन्होंने पहले ये कह दिया था कि जो बच्चे 11 में एडमिशन लेंगे उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, जो नहीं लेंगे वो नहीं। इन्होंने साल भर ऑनलाइन कोई क्लास नहीं दी, खाली जिसने अपना पहले से एनरोलमेंट करवा लिया उसके मार्क्स अच्छे हैं। जो लड़कियां नहीं करा कि हम दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं, 62% है। जिला मैनपुरी में एक लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल पीड़ित से रुपए लेते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही तहसील पर हड़कंप मच गया। वहीं मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आते ही लेखपाल को सस्पेंड भी कर दिया गया। बता दें कि रजिस्ट्रार कानून गो कार्यालय से संबंध कर दिया गया है। तो लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लिया गया है और लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जहां पर लेखपाल घूस लेते हुए दिखाई दे रहा है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार से मुलाकात हुई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की हाईकोर्ट के सभी पिछले ऑर्डर पर बात हुई। आपको बता दें कि ओबीसी को इस भर्ती में 27% आरक्षण की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला। वहीं अपर मुख्य सचिव अभ्यर्थियों ने बताया कि 5,844 अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग नहीं कराई गई और इस भर्ती में करीब 15,000 सीटों का आरक्षण घोटाला किया गया।
सीतापुर में बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है बल्कि खत्म हो चुका है। वहीं उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के बारे में क्या कहना, जो पार्टी पहले ही से खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं है जिस पार्टी का, उन्हीं के लोग पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, तो हम पार्टी का नाम क्यों लेकर के अपना वक्त बर्बाद करें। ये किसने कह दिया था कि दलितों की सरकार है? ये सर्व समाज की सरकार रही है। 2007 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पार्टी का नारा, और दलितों के साथ में सर्व समाज की सरकार थी। दलितों को जो उत्पीड़न हो रहा है और ब्राह्मण समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है, ये तो आपने स्वयं देख लिया है। तो ये सर्व समाज की सरकार बनती है जिसमें दलितों को भी मान सम्मान मिलता है, औरों को भी मिलता है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। हालांकि अभी रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी नहीं घुसा हुआ है, लेकिन गंगा का पानी आज संगम स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर में जरूर प्रवेश कर गया। बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर में दाखिल होते ही वहां के महंतों, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने शंख और घंटे बजाकर गंगा मैया का स्वागत किया और गंगा मैया और बजरंग बली के एक साथ दर्शन किए। मंदिर में गंगा का पानी आने के बाद श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और तमाम लोग घुटने भर पानी में चलकर हनुमान जी के दर्शन पूजन को मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचे। मान्यताओं के मुताबिक जिस साल गंगा का पानी इस प्राचीन मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति तक पहुंचता है, उस साल प्रयागराज में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती और हर तरफ शांति ही शांति रहती है। गंगा जी भगवान हनुमान जी को जब अभिषेक कराती हैं तो वह भारत के लिए हमेशा आनंदकारी, सुखमय, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान सुखमय रहता है, देश सुखमय रहता है, कोई महामारी नहीं आती है। और अभी जो कोरोना की तीसरी लहर है, अब मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी, गंगा जी जब अभिषेक करा दिया तो तीसरी लहर भारत में अब नहीं आएगी, लेकिन सावधानी हम आप सबको बरतनी है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के उपवेशनों की तिथियां जारी कर दी गई है। बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू होने वाला है। 23 अगस्त को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। पहले दिन सदन के पटल पर अध्यादेश रखे जाएंगे और 27 अगस्त को सत्र का अंतिम दिन होगा। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य गुरुवार को हरिद्वार दौरे पर रहीं। हरिद्वार दौरे के दौरान राज्यपाल ने शांति कुंज पहुंचकर वहां के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या से मुलाकात की और उसके बाद हरिद्वार के अन्य साधु संतों से मिलकर आशीर्वाद लिया। राज्यपाल ने कनखल स्थित श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने कहा कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। ससुराल में भगवान शिव का भव्य स्वागत किया जाता है, इसीलिए सूबे की राज्यपाल होने के नाते वे भगवान शिव का स्वागत करने आई हैं। ये बहुत ही गर्व हो रहा है और बाबा भोले का मैं भी स्वागत करना चाहती हूँ। एक आनंद की अनुभूति के लिए अनुभूति तो पूरे उत्तराखंड को हमारे को एकदम स्वस्थ रखे। ओलंपिक के सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार पर खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर पटाखे छोड़ने पर विवाद हो गया। वंदना के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। बताया भी जा रहा कि वंदना के भाई ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी। पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने पर वंदना के परिवार ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। ये जो है कल रात को जब हमारे पास थाने में सूचना मिली थी, लिखित तहरीर था, उनका वंदना कटारिया का भाई ने तहरीर दिया है कि इंडियन वुमेन टीम के ओलंपिक्स में हारने के बाद जो है इनका पड़ोस द्वारा जो है आतिशबाजी चलाना एवं शादी शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दिया है। उस तहरीर के आधार पर जो है हमने तत्काल रूप से एफआईआर कायम किया है। सेक्शन 504 IPC एवं सेक्शन 3 SC और एक मुखिया को जो है हमने गिरफ्तार करके रिमांड के लिए भेजा है।
हल्द्वानी में पुलिस ने इंश्योरेंस नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। तीनों साइबर ठग दिल्ली के रहने वाले हैं। हल्द्वानी थाने में 8 जुलाई 2021 को एक मामला दर्ज कराया गया था। उत्तराखंड के अलावा ये आरोपी और ये ठगी गिरोह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी ठगी के कई केस दर्ज हैं, जिनकी जानकारी हल्द्वानी पुलिस ले रही है। ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। उसी समय बच्चे को फोन पे के बैनर तले से एक मैसेज आया कि तुम इतने रुपए जीत चुके हो। तो उसने एकदम से उसको मैसेज को देखा और बस उसको क्लिक कर दिया। तो उसमें एक स्क्रैच कार्ड निकला तो बच्चे ने उसको स्क्रैच किया होगा तो उसमें मैसेज आया कि आप 4,897 रुपये जीत चुके हैं। और उसमें लगा था कि ये पैसे मतलब आप अपने अकाउंट पर डाल सकते हैं, तो सेंड टू बैंक अकाउंट। बच्चे ने उस पर क्लिक कर दिया तो सीधा फोन पे खोल लिया। फोन पे ने पे इसने अपना पिन डाला और पैसे कट गए। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जनता न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।